नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो 19 सितंबर 2022 आरआरबी ग्रुप डी तीनों पालियों में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 19 सितंबर 2022 के तीनों शिफ्टों में ग्रुप डी में कौन कौन से प्रश्न आए आप देख लेंगे। ये जो भी नीला डॉट आपको दिख रहा है ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता ये राफेल नडाल है। ठीक है। वहीं पे अगर महिला एकल की बात करेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए, तो महिला एकल में विजेता जो है ये एश्ले बार्टी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, ये टेनिस के 4 महाकुंभ होते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन किस में खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, कंक्रीट वाली कोर्ट में। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में। विंबलडन जो है ये घास के मैदान में खेला जाता है और अमेरिकन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है। तो ज्योत्सना चिनप्पा जो है ये आपका स्क्वैश खेलते हैं। इसके बाद दीपिका पल्लिकल भी स्क्वैश खेलते हैं। इसके बाद नारायण कार्तिकेयन किससे संबंधित है, तो फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। पंकज आडवाणी बिली बियर्ड से संबंधित है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। मैंने आपको बताया है कि जब भी फार्मूला 1 रेस या फिर विली बियर्ड्स की बात आए और विजेता लिखा रहे और इंडिया का कोई पर्सन रहे तो उसमें आपको यही मारना है, क्योंकि ये गिने चुने खिलाड़ी हैं, पंकज आडवाणी, नारायण कार्तिकेयन वगैरह। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि मनीषा कल्याण 2021 में किस देश के खिलाफ गोल किया था। तो मनीषा कल्याण 2021 में ब्राजील के खिलाफ गोल किया था। वहीं पे यूएफए के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय महिला फुटबॉलर हैं। इसके अलावा 2020-2021 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इसे भी दिया गया है मनीषा कल्याण को, फुटबॉलर में महिला वाली में, और पुरुष वाली में सुनील छेत्री को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का दर्जा 2020-2021। साथ ही साथ सुनील छेत्री के बारे में और क्या है, सुनील छेत्री जो है लियोनल मेसी से अधिक गोल करने वाले बन गए हैं। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जो 2022 में वितरित किया गया और सुनील छेत्री को भी दिया गया। 12 आदमी में से एक सुनील छेत्री भी शामिल थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ, तो ये कतार में है। यहाँ से जो है भारत को रेस्ट्रिकेट कर दिया है, मतलब जगह नहीं दिया है फीफा ने, कई कारण बताते हुए। इसके बाद जो आगामी फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, ये आपका कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से होने वाली है। एक प्रश्न आया था कि नेत्र में रंग का प्रदान करने वाला कौन सा भाग होता है। तो नेत्र में जो रंग प्रदान करने वाला भाग होता है इसे आयरिस या परितारिका कहा जाता है। मानव नेत्र पे बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक रियल इमेज बनता है और उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। इसके बाद मानव नेत्र पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है। जो काला वाला गोली दिखती है अपने आँख के अंदर उसी को रेटिना कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया दान में दिया जाता है। एक प्रश्न आया था, माजुली नदी द्वीप किस नदी द्वीप पर स्थित है। तो माजुली नदी द्वीप जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो असम में है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होती है। इसके सहायक नदी की बात कर ले तो लोहित नदी, बराक नदी इत्यादि। एक प्रश्न आया था, बजट 2022-2023 में सौर ऊर्जा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो बजट 2022-2023 में सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपए की जो राशि अलग किया गया। इसके बाद सौर ऊर्जा से संबंधित जो योजना है इसका नाम है रूफटॉप योजना। रूफ माने छत, टॉप माने ऊपर, तो छत के ऊपर सोलर पैनल लगाना रूफटॉप योजना इसका जो है अन्य नाम है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, उत्तल लेंस में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f मीटर डायोप्टर। ठीक है। तो इसी में आपको डाल देंगे तो P बराबर 1/10/100 मतलब 10 डायोप्टर जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष खाली पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा ही आंसर होगा, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें अस्थायी जो अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। इसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। चलते हैं आगे।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव जो है संविधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत के जो संविधान के निर्माता है इसे भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो इसे ही मैच नहीं कर दीजिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे, 6+1, 6 गो सदस्य, और 1 जो है भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसके सदस्यों का नाम रखने का तरीका है कि भगवान कृष्ण के जितने भी नाम है, माधव, कृष्णा अयंगर, इस प्रकार के नाम सब है, तो ज्यादातर जो है कृष्ण भगवान से मैच करते हुए नाम है, और एक DP खेतान है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं 6 सदस्य का नाम। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू पास किए थे। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को किए थे। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, मतलब क्रम में है, 2-2 दिन के। एक प्रश्न पूछा गया था 26 नवंबर 1949, प्रश्न ने पूछा गया, एक्स्ट्रा फैक्ट है, 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होती है। तो अंगीकार हुआ 49 में, लागू हुआ 50 में, तब से लेकर आज तक जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न आया, पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना कब गए? तो 622 में गया, और इस्लाम धर्म की स्थापना यही ईस्वी को माना जाता है, 622 को। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है ये कुरान है। इसके बाद में इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया था एक दिन कि जुमा किसे कहते हैं? तो शुक्रवार को जुमा कहते हैं। दोदा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोदा बेटा जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसके सबसे ऊंची चोटी है। वैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो आपका अनायमुडी आंसर होगा, ठीक है, अनायमुडी आंसर होगा। लेकिन नीलगिरी का पार्टिकुलर पूछा जाएगा तो दोदा बेटा होगा। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक प्रश्न आया था, बीसू जीवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बीसू जीवा त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। बीसू त्योहार केरल में मनाया जाता है। बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। तो तीनों जो है एक ही जैसे नाम है, तो एक जैसे मैच नहीं करना है। बिहू असम का है, बीसू केरल का है, बीसू जेवा नागालैंड का है, लोसार लद्दाख का है। इसके बाद लोसार जो है लद्दाख में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है, जहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं वहाँ मनाया जा सकता है। लोसांग सिक्किम में मनाया जा सकता है। लाय हरोबा त्रिपुरा और मणिपुर में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला का आयोजन जो है कामाख्या मंदिर परिसर असम में होती है। असम की सतरिया नृत्य काफी बार एग्जाम में आए, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न, सिमगो गोवा का त्योहार है। आम्र फेस्टिवल गोवा का त्योहार है। साओ जेजाओ गोवा का त्योहार है। कोकन तट कहा जाता है गोवा के तट को, कोंकणी भाषा गोवा में बोला जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। यहाँ पे भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 जो है कांस्य जीते, और पहला पदक जो है मीराबाई चानू के द्वारा गोल्ड जीता गया था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1923 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर से होती है। 2010 में भारत में भी राष्ट्रमंडल हो चुका है नई दिल्ली में। 2019 लोकसभा चुनाव कितनेवें क्रमांक का लोकसभा चुनाव है? तो 17वें क्रमांक के लोकसभा चुनाव है 2019 का लोकसभा चुनाव। एक प्रश्न आया था हीट बराबर I² पर, लेकिन प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको ये सूत्र जरूर देख के जाना है। हीट बराबर I², जहाँ I करंट है, T लगने वाली समय है, और R आपका प्रतिरोध है, H हीट है, उष्मा उत्पन्न उष्मा है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2025 में कौन सा अमृत महोत्सव मनाया जाएगा? तो 2025 में कौन सा अमृत महोत्सव बनाया जाएगा? अभी 2022 चल रहा है, तो 75वां हो जाएगा ये शायद, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? ये मैं सजेस्ट भी किया था आपको, वीडियो को थंबनेल पे भी मिलेगा, 21 अगस्त वाली वीडियो जिस दिन एग्जाम नहीं था। तो ये वाटरमैन राजेंद्र को कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। पक्षी मैन ऑफ यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो है K सिवान, जो इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, इन्हीं को जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। और इसका जो अतिरिक्त केंद्र खोला है, इसका फैसिलिटी केंद्र जो है, ये मास्टर फैसिलिटी केंद्र जो है ये हासन कर्नाटक में है, और इसी का ब्रांच भोपाल में खुला है, मास्टर फैसिलिटी केंद्र का। तो ये सब बात ध्यान रखना है आपको इसरो के रिगार्ड में। साथ ही साथ इसरो जो है इसी साल चंद्रयान जो है लॉन्च करने वाला है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न, परिपथ में विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर तथा 24 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो परिपथ में प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो विद्युत धारा है और ओम का नियम लगेगा, V बराबर RI होगा, है ना। तो 24 होगा, और R मुझे पता नहीं है। विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है, तो 12 ओम जो है आपका प्रतिरोध रहेगी सर्किट के अंदर। एक प्रश्न आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण से होता है, जिसमें जिप्सम का 3/4 भाग जल का हिस्सा उड़ जाता है, और जो बचता है अवशेष ये है CaSO4 हाफ H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसका उपयोग भी आपको आना चाहिए।
इसका उपयोग मूर्ति के सांचे बनाने में, डॉक्टरों के द्वारा गृह उद्योग इत्यादि में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, CaOCl2 होता है इसका सूत्र। इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। जल की शुद्धता, जीवाणुनाशक इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न आया था, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता सब संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। सबसे पहले 10 गो, बाद में एगो और जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित थी। वर्तमान में 11 है। आर्टिकल 51 के क में रखा गया है और भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार 6 हैं, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 में रखा गया है। इसे 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से हटा दिया गया है। एक प्रश्न आया था, सतलज और काली नदी की जो मध्य हिमालय क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं और ये भी मैं PDF में आपको बहुत दिन पहले दे चुका हूँ। कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर कश्मीर तक के जो हिमालय है उसे सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय जो है आपका ये सतलज नदी से काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी से तीस्ता नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय जो है ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा। भारत में जनगणना का डाटा कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO तैयार करता है। योजना आयोग का स्थापना 1950 में होती है, CSO की 51 में होती है और राष्ट्रीय विकास परिषद की 1952 में स्थापना होती है। तो तीनों एक एक साल के दरमियान में जो है इसकी स्थापना होती है। इसके बाद राष्ट्रीय आय का भी अनुमान यही लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके अलावा भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आय का मतलब अनुमान लगाया था ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आया था, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। इसके बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो ये टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा, जो उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर, और ये रूस के सहयोग से लगाया गया है। 263 या 261 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके बाद हीराकुंड बांध परियोजना, ये भारत की सबसे लंबी बांध नदी परियोजना है, जो महानदी पर स्थित है और ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत की प्रथम परियोजना की बात करेंगे तो दामोदर घाटी परियोजना, ये पश्चिम बंगाल में है, ये 1948 में लगाया गया था। इसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सब नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था, टिस्को की स्थापना कब होती है? तो टिस्को की स्थापना जो है आपका 1907 ईस्वी में होता है, टाटा का। ठीक है, टाटा, रतन टाटा के पूर्वज के द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न आया था, किसी परिपथ में 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे तो धारा 0.5 है तो शक्ति क्या होगी? पावर बराबर क्या होता है? VI होता है। तो पावर बराबर V का मान रख देंगे। V का मान है क्या मेरे पास? नहीं है, लेकिन R बराबर V बराबर RI तो होता है ना, और R और I का मान तो मुझे पता है, तो V की जगह पर मैं R और I का मान रख देंगे। तो 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो 4 हो गया टोटल, और धारा का मान कितना है? हाफ। अब फिर एक बार धारा का मान लिखना पड़ेगा। इतना लिखे तो खाली V ही लिखे, और फिर I तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि P बराबर VI होता है ना। 2 दूना के 4 कट गया, पावर बराबर 1 वाट हो जाएगा। वाट है ना, 1 वाट। वाट से निरूपित करते हैं पावर को, क्योंकि जेम्स वाट के नाम पे इसकी मात्रक का जो है परा है। दर्पण का सूत्र पूछा गया था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है दर्पण का सूत्र। इसी में अगर माइनस कर ले तो लेंस का सूत्र हो जाएगा, जहाँ f फोकस दूरी, v जो है प्रतिबिंब की दूरी और u जो है आपका वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा गैसीय प्रोडक्ट बनता है? तो CO2 बन जाएगा। बेकिंग सोडा को खाने वाले सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था आपका, 2022 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? 2022 में पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया था, ऑप्शन में था, और यही राइट आंसर था, देवेंद्र झाझड़िया। ये पैरा ओलंपिक से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो है 2022 में 4 आदमी को पद्म विभूषण दिया गया है। प्रभु श्री राधे श्याम की कृपा से विपिन रावत का कल्याण हो गया, ये याद रखेंगे तो आपका चारों नाम एक ही साथ याद हो जाएगा, है ना। प्रभु अन्य, राधे श्याम जो है एक है, उसके बाद विपिन रावत है और कल्याण सिंह है, राधे श्याम खेमका है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि कितनी रकम आमदनी पर RBI के द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, तो 2.5 लाख के जो है ट्रांजेक्शन या आमदनी पर जो है RBI के द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। और जो आम आदमी के लिए है ये 5 लाख रुपए पर केंद्र सरकार आपको कोई टैक्स नहीं लगाता है। इसके अलावा जो आपका इनकम होता है इसके ऊपर टैक्स लगाता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, है ना।
एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि गर्भ को यांत्रिक रूप से किस प्रकार रोका जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया था, कंडोम, कॉपर टी, गर्भनिरोधक गोलियां और नसबंदी। तो इसमें से देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। मुझे तो सारे आंसर ही सही लग रहे हैं। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, सब दिन बताते थे, और कल की जो है पूछा गया था, शायद थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अब आने वाले शिफ्ट के लिए जो इस प्रकार के आर्टिकल रहेंगे, आर्टिकल 85 है जो समय से पूर्व लोकसभा को भंग करते हैं किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता भैया, ध्यान रखिएगा। 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान है। वहीं आर्टिकल 161 जो है ये राज्यपाल के क्षमादान है, ये भी पूछा गया था। 52 से लेकर 61 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, जिसका याद करने का तरीका है पकानी कोका दियो दशम, प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, द से आपका हो जाएगा दिशा निर्देश, स से शपथ हो जाएगा, म से महाभियोग हो जाएगा, यो से योग्यता हो जाएगा, ठीक है। तो और को से कोलोजियम हो जाएगा। तो ये सब एक एक वर्ड का मीनिंग है, इसमें लगातार याद रखने के एक तरीके हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो ज्योतिबा फूले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। और भी समाज देख लेते हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है। राजा राम मोहन राय थे। 1828 में इसी के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे मुंबई के अंदर, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक भी दयानंद सरस्वती जी हैं। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मूल शंकर है। तो इतनी बात आपको इनके रिकॉर्ड में याद रखना है। चलते हैं आगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी जो है चंबल है, केन है, बेतवा है। इसके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। 1 मार्च 2022 में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन में किसे हराकर पदक प्राप्त किया था। तो ये बोसानन ओ थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। इसे हराकर जो है स्विस ओपन में पदक प्राप्त किए थे पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट का जो है उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष है, और जो जिला वाला जो सत्र न्यायालय होता है उसका 60 वर्ष है। तो ये सब तीनों बातों आप ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित है। इसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। इसके बाद पानी में डाला हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखता है, या जो पानी में मछली पड़ी होती है वो दिखता है कि थोड़ा ऊपर है। तो ये जो है आपका अपवर्तन के कारण होता है। बाल्टी में पानी से भरी बाल्टी में अगर रॉड डालते हैं तो रॉड टेढ़ा दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा बांध गंगा नदी पर बने हुए। तो फरक्का बांध जो है ये गंगा नदी पर बने हैं। एक प्रश्न आया था आपका तमिलनाडु विश्वविद्यालय तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। तिरुवरूर जिले में स्थित है तमिलनाडु विश्वविद्यालय। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके बाद महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय आपका जो है वर्धा में स्थित है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, रिपीट होते ही रहते हैं। एक प्रश्न आया था कि AgNO3 अर्जेंटम नाइट्रेट को NaCl के साथ प्रतिक्रिया कराने पे क्या बनेगा। तो AgCl बन जाता है और NaNO3 बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यहीं पे कल मिस प्रिंट हो गया था, मैंने अलग से आपको बता दिया था। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि त्रिक का नियम किसने दिया था। तो डेवोनियर ने दिया था। शीतलन का नियम की बात करेंगे तो न्यूटन ने दिया है। इसके बाद आपका गति का नियम की बात करेंगे तो ये भी न्यूटन ने दिया है। गति के कुल कितने नियम दिए गए हैं। तो 3 नियम दिए गए हैं। जड़त्व के नियम भी इन्होंने दिए हैं। इसके अलावा अगर E बराबर mc² सापेक्षता का सिद्धांत की बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन दिया है। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आनुवांशिकता का नियम जो है ग्रेगरी मेंडल दिया है। मटर के पौधे का सिलेक्शन करता है आनुवंशिकता के नियम के लिए। उसके बाद जीन शब्द का जो है उत्पत्ति जो है कौन किए हैं। तो जोहानसन ने किए हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अष्टक का नियम जो है न्यूलैंडस ने दिए हैं। पुराने आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडेलीव है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोस्ले महोदय है। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सही नहीं है। मैं बार बार बताता रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी प्रचलन में हो गए हैं एग्जामिनर के लिए, और सब दिन इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो यह आम आदमी का जो है लोन नहीं देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भारत का केंद्रीय बैंक है और ये कॉमर्शियल बैंकों को ही लोन देता है, और कॉमर्शियल बैंक से विषम परिस्थिति में लोन लेता भी है। तो जो लोन लेता है उस दर को रेपो रेट कहते हैं, और जो कॉमर्शियल बैंक को लोन देते हैं इसे रेपो रेट कहते हैं, और जो लोन लेता है इसे रिवर्स माने उल्टा रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में होती है। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई होती है। नासिक, देवास, अल्बोनी ये सब इनको जो है नोट छापने की कारखाना है। इसके अलावा इसका प्रमुख कार्यों में जो है
मौद्रिक नीति को बनाना है, बैंक दर को तय करना है, रेपो रेट तय करना है, रिवर्स रेपो रेट तय करना है और सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना है सिवाय 1 रुपये की नोट। 1 रुपये की नोट पे जो है आपका वित्त सचिव भारत सरकार की जो है होती है साइन, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है जो 25वें हैं। इससे पहले उर्जित आर पटेल भी थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात है तो सी.डी. देशमुख है, और प्रथम गवर्नर की खाली बात होगी तो ओसवार्ण सीमित हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय आवर्त सारणी के नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु की संयोजकता क्या प्रभाव, संयोजकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप नीचे से ऊपर जाइए चाहे ऊपर से नीचे जाइए। लेकिन अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु की आकार बढ़ेगी और नीचे से ऊपर जाते हैं तो परमाणु की आकार घटेगी। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं, 91 धातु है, 20 गो धातु है, 7 गो उपधातु है, 24 गो कृत्रिम है। और जब आपको कोई बोलेगा कि भाई नेचुरल रूप से कितने हैं तो 118 में से 24 घटा देना है, तो जो आंसर आएगा आपका नेचुरल रूप से पाया गया तत्व है। खोजकर्ता मौसले हैं और किस पर आधारित है तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, पुराने वाले परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था। एक प्रश्न आया था आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो कुछ भी नहीं होता आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और है हमारा फिजिक्स में आपेक्षिक आर्द्रता का भी कोई आपका जो है मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक आर्द्रता को हैग्रोमीटर से मापा जाता है। एक प्रश्न आया था सोलुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो सोलुंग त्योहार जो है आपका ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा बांग्ला त्योहार त्रिपुरा में, इसके अलावा आपका जो है साओ जाओ गोवा में, इसके अलावा लोसार आपका जो है लोसार लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, लोसांग आपका सिक्किम में, लाय हरोबा त्रिपुरा में। इसके बाद सामा चकेबा जटजटिन बिहिया झजरी ये सब बिहार में, कजरी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आपका उड़ीसा में गोटीपुआ वगैरह है ना, रथ यात्रा वगैरह ये सब उड़ीसा में है ना, तो सिमगो गोवा में, ये सब ध्यान रखना है आपको। डांडिया गुजरात में। तो ये सब जो भी है त्योहार एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो ये आपका न्यूमेरिकल है इससे नहीं भूलना है, न्यूमेरिकल जो अभी मैंने बताया ही फिर भी एक बता दे रहे हैं, न्यूमेरिकल को आपको कभी नहीं भूलना है। दर्पण वाले सूत्र 1/f बराबर 1/v माइंड प्लस 1/u, इस पे रखना है। इस तीनों का नाम तो आप जानते ही परिचित हो गए हैं, लेकिन मैंने साइन लेने का बताया था। और साथ ही अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बच्चे बना नहीं पाते तो याद भी नहीं रख पाते, मैं जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि भैया ऐसा एक भी शिफ्ट नहीं आया जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन वही याद रह जाता है जो आप एग्जाम में अच्छे से करके आते हो, क्योंकि उसमें आपको पूरा मतलब बिलीव रहता है कि हमारा सही है, लेकिन जो तुक्का वाला रहता है ना वो याद नहीं रहता है। तो जो बच्चे एकदम फ्रैंक बोलते हैं मैं समझ जाता हूँ कि ये बना क्या आया, वैसे नहीं बोल पाते तो समझ आते हैं ये तुक्का तुक्का करके आया है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पोल है, यहाँ पे फोकस दूरी है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे अनंत है। अब इसमें मैं नंबर से डिनोट करता हूँ, आप समझ जाइएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। अगर अनंत पे रखेंगे 1 नंबर पे, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ इसके इस पे पोल पे, ठीक है, 1 नंबर पे। इसके बाद में अगर आप जो है वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। इसके बाद अगर आप वक्रते केंद्र पे रख देंगे प्रतिबिंब तो आपका प्रतिबिंब वक्रते केंद्र पर बनेगा। इसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच अगर आप रखेंगे वस्तु तो आपका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वाली जो जगह है वहां पे बनेगा। इसके बाद अगर आप फोकस दूरी और पोल के बीच में रख देंगे वस्तु तो आपका जो प्रतिबिंब है अनंत पे बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक और स्थिति आएगी जब पोल पर आप वस्तु रख देंगे तो आपका प्रतिबिंब इस साइड बन जाएगी, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसी समय अवतल दर्पण की जो बात है कि भी का मान जो है पॉजिटिव ले लेना है। जब आपको बता दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन कि या तो प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है या तो प्रतिबिंब वस्तु को जो है पोल पे रखा गया है, तो आप समझ जाएंगे कि काल्पनिक बन रहा है और भी का साइन जो है पॉजिटिव ले लेना है। वैसे अवतल दर्पण में जनरल वे में एफ निगेटिव, यू निगेटिव, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो सब निगेटिव। अभी आपने जो देखा और इस साइड जितने भी 5 स्थिति के प्रतिबिंब थे सभी आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब है, खाली एक ही काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है जब पोल पे रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उत्तल दर्पण में आप क्या क्या पॉजिटिव लेते हैं, एफ लेते हैं पॉजिटिव, यू लेते हैं निगेटिव और वीओ लेते हैं पॉजिटिव। ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस की बात कर लेंगे तो आपका उत्तल लेंस में अवतल दर्पण वाली ही कंडीशन है, लेकिन फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस में पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अवतल लेंस की बात कर लेंगे तो अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव लेना है और बाद में की उत्तल दर्पण वाली कहानी है, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद पावर वाला आपने क्वेश्चन देख लिया, ओम का नियम वाला देख लिया, P बराबर VI देख लिया, अब एक बच गया F बराबर R/2। ये भी देख लेंगे कि फोकस दूरी निकालना रहेगा, वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा या वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी, या फोकस दूरी दिया रहेगा तो वक्रता त्रिज्या पूछा जाता है, ठीक है। एक और आया है न्यूमेरिकल नए ट्रेंड में है,
बस इतना ही हो गया। ओम के नियम हो गया, हीट का हो गया, दर्पण का हो गया, लेंस का हो गया, बराबर R/2 हो गया, H बराबर I² RT हो गया। बस इतना ही से आ रहा है न्यूमेरिकल, इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो आपको इतना करके जाना है दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आप लोगों के फरमाइश पे मैं मैथ का कल एक टॉपिक कराया था, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया। अब जो है मैथ में मैं आज एडवांस की सारी टॉपिक लेके आऊँगा, जो भी ट्रेंड में रहे 2022 के RRB ग्रुप डी में। आज जो भी क्षेत्रमिति, घन, घनाभ, बेलन, गोला, आयतन, शंकु, वृत्त, त्रिभुज, जो भी प्रश्न है सभी को एक ही साथ लेकर आऊंगा। आधा पौना घंटा का वीडियो होगा। देखने के बाद आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। जैसे मैंने कल एक वीडियो आपको मैथ का प्रोवाइड कराया था, अब कोई नहीं बताएगा कि मैं द्विघात समीकरण नहीं जानता हूँ, कोई नहीं बताएगा कि जो मैं 3-4 टॉपिक पढ़ाया हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा नहीं है। अप्रोच आपकी जो है, अप्रोच क्या होना चाहिए, मैथ जो है, देखिए मैथ और रीजनिंग जो है, आदमी को अगर फुल टाइम दे दिया जाए कि तुम 2 घंटे में बनाओ, तो कोई भी बना सकता है। एक बच्चा 5 क्लास का बना सकता है अगर वो धीरे धीरे दिमाग लगाए तो, ठीक है। लेकिन अपने पास इतनी टाइम नहीं होती, तो हमारी सबसे मैंने करता है कि हमारा अप्रोच क्या है, क्योंकि हमारा जो है 100 क्वेश्चन तक पहुंचना होता है सबसे पहले। और कोई भी जिन बच्चे का एग्जाम है उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो भी लेंदी क्वेश्चन है उसको जो है स्किप करके आगे चलें, और पहले जो है 1 से लेकर 100 तक विजिट करें। क्या पता 85 पर आप लटके और आपका टाइम अप होने वाला और आगामी 15 क्वेश्चन है उसमें 12 आप बना लेते। तो ऐसा नहीं है, आप पहले 100 तक पहुंचिए, उसके बाद पजल वगैरह में फंसिए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पजल बनाएंगे तब भी रिजल्ट होगा, नहीं बनाएंगे तो भी रिजल्ट होगा, लेकिन आप 100 तक पहुंचिए। जो आपसे बन सकता है उसको पहली बार में कीजिए और सेकेंड राउंड लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।